लगातार कई महीनों से हम और आप कोरोना को लेकर जिस तरह से जूझ रहे थे, घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे और लॉकडाउन का सामना कर रहे थे, उसको लेकर अब भारत और हम तमाम लोगों के लिए एक खुशखबरी की खबर है। खुशखबरी की खबर यह है कि भारत में एक नहीं बल्कि दो दो कोरोना वैक्सीन जो है वो बना ली गई है। हालांकि अभी ये प्रक्रिया टेस्टिंग रनिंग पर चल रही है, लेकिन इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को धन्यवाद दिया है। तमाम ऐसे ही मुद्दे हैं, राजनीतिक विषय पर भी हम चर्चा करेंगे। लगातार अब विपक्ष जो है वो एनडीए पर एक्टिव हो गया है, उसको लेकर भी हम बात करेंगे। और तमाम मुद्दों पर इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता और एमएलसी सच्चिदानंद राय जी हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है और द एसडी न्यूज के पूरे परिवार की तरफ से आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और खासकर एचडी न्यूज़ ने जिस तरह से पिछले वर्ष में एक तरक्की का रिकॉर्ड सेट किया है और साफ पत्रकारिता का जो एक परिचय दिया है, इसके लिए आपकी पूरी टीम भी जो है धन्यवाद के पात्र है। आपकी पूरी टीम को मैं नव वर्ष की शुभकामना देता हूँ, मंगल कामना देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि नव वर्ष आप लोगों के लिए मंगलमय और कल्याणकारी हो। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल और खुशखबरी वाली सवाल। कोरोना वैक्सीन जो है हम लोगों ने वो बन गया है और एक नहीं दो दो। भारत ऐसा पहला देश बन गया है जिसने दो कोरोना वैक्सीन को बना लिया। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि अभी तक जब भी कोई बड़ी आपदा आई या कोई नए तरह की बीमारी आई, भारत को इंपोर्ट पर ही निर्भर रहना पड़ता था, विदेशों से आयात करने पर निर्भर रहना पड़ता था। ये पहली बार ऐसा मौका है कि इतने बड़े त्रासदी, मैंने मैनकाइंड ने जी मैंने मैंने समझता है कि मनुष्य ने कभी भी इतने बड़े स्तर पर पैंडेमिक कभी देखा था। वह अभी भी लाखों जानें तो जा चुकी हैं पूरे विश्व में। अभी भी ऐसा नहीं, कोरोना का कहर जो है रुक गया है। यूरोप और अमेरिका वगैरह में तो अभी भी बहुत ज़्यादा है। भारत जरूर, हम लोग लग रहा है कि ढलान पर हैं, काफ़ी नीचे रोज़ आंकड़ा गिरते जा रहा है। लेकिन जो सबसे सुखद चीज़ ये हुआ है कि भारत ने एक नहीं दो दो, एक पूना में सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा कोविशील्ड, और जो कि बेसिकली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ में, एस्ट्राजेनेका के साथ में जो टाई अप करके है, इसका प्रोडक्शन यहाँ हो रहा है। और दूसरा भारत बायोटेक ने जो हैदराबाद में ये कोवैक्सीन बनाया। ठीक है, अभी कोवैक्सीन अभी इमरजेंसी यूज के लिए ही बैकअप के रूप में उसको परमिशन मिला है, लेकिन अगर बैकअप के लिए परमिशन मिल गया है, प्रोडक्शन हो रहा है, तो बहुत जल्दी वो भी अग्रिम पंक्ति में आ जाएगा। और जहाँ ये सोचा जा रहा था कि वैक्सीन तो पूरे दुनिया को मिल जाएगा, हमारा क्या होगा, आज हम दुनिया को वैक्सीन सप्लाई करने के लायक बन गए हैं। ये छोटी बात नहीं है। और जिस तरह की जितनी बड़ी आबादी हमारी है और जिस तरह से गरीबी मतलब कि एक समय से रहा है यहाँ पर, अगर वैक्सीन हमको इंपोर्ट करके लगाना पड़ता तो पता नहीं क्या होता। अब जब इंडिया में बन रहा है तो शुरू में तो जो 3 करोड़ जो वैक्सीन जो दिया जा रहा है वो तो फ्री हो ही गया है। निश्चित रूप से बाकी पर भी सरकार विचार कर रही होगी, कुछ राज्य सरकारें भी इसमें आगे बढ़ेंगी। अब मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी गरीब हैं, कम से कम उनको तो मुफ्त में अ, अ, ये मुहैया हो जाएगा, क्योंकि हम भारत में ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो भारत में जब प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कीमतें हमारे कंट्रोल में हैं। और ये बहुत बहुत बड़ी खुशी की बात है। चलिए, अब राजनीति की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सर, बिहार में कांग्रेस के चुनाव प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल जो हैं वो कल रात में अचानक ट्वीट करते हैं और वो कहते हैं कि बिहार से मुझे पदभार से मुक्त किया जाए। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? महागठबंधन में क्या सब कुछ ठीक नहीं है क्या? अभी तक शक्ति सिंह गोहिल साहब ने अभी तक जो है पदभार से मुक्त होने में देरी की है। यही मुझे आश्चर्यचकित कर रहा है, क्योंकि जब 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने बड़ी सफलता प्राप्त की थी, तब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो है सो इस्तीफा दे दिया था, और स्वीकार करते हुए कि उनके नेतृत्व में खोट रह गई, इसीलिए कांग्रेस की वो दुर्दशा हुई। सत्य सिंह गोहिल चूँकि प्रभारी रहे, उन्होंने लड़ झगड़ कर बड़ी तरीके से जो है 70 सीट या 72 सीट लिया अपने पार्टी के लिए। उसमें स्ट्राइक रेट बहुत ख़राब रहा निश्चित रूप से। तो जब खराब रहा तो गठबंधन में तो उनकी स्थिति खराब हुई ही है, पार्टी के अंदर भी उनकी स्थिति खराब हुई, क्योंकि हर तरह के दोष लगे हैं, टिकटों की बिक्री करने का, भाई भतीजावाद करने का, कमज़ोर लोगों को टिकट देने का, इस तरह के बहुत तरह के उन्हीं लोगों के लोग उन पर आरोप लगा रहे हैं। हमें तो इस बात की खुशी है कि हमने अच्छा परफॉर्मेंस किया, उनका खराब परफॉर्मेंस हुआ। लेकिन जिस तरह से चल रहा है तो सत्य सिंह गोहिल साहब को तो
सीधे जो है सो इच्छा नहीं जाहिर करनी थी, बल्कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था चुनाव के नतीजों के आने के तुरंत बाद। लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए, अभी भी अगर बात उठा रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, अब लगातार आप लोग बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर के लोगों के पास बता रहे हैं कि हमने कानून व्यवस्था को बेहतर कर दिया, लेकिन विपक्ष अब एक्टिव हो गया है। तेजस्वी यादव ट्वीट करके ये कहते हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था बद से बदतर हो गई है। ऐसे में हम न्योता देते हैं, और आरजेडी के कई लोग ने भी कहा कि नीतीश जी हमारे साथ आ जाइए, उनको प्रधानमंत्री बना दें। प्रधानमंत्री वाली बात तो दूसरी बात है, पहले मैं कानून व्यवस्था की बात कर दूं। हम एक मित्र के साथ बैठकर आज से करीब 8-10 साल पहले बात कर रहे थे कि आखिर एनडीए सरकार और उसके पूर्व वाले सरकार में क्या फ़र्क था। तो उनका कहना था कि पहले क्या होता था, कोई क्राइम करते थे, अगर अरेस्ट भी होते थे तो जेल बेल और उसके बाद से खेल ख़त्म। ट्रायल तक का नाम तक नहीं सुने थे सिपाही और पुलिस महकमे के लोग। इस सरकार ने, अगर क्राइम होता है, देखिए एक तो जरूरी मान चलिए कि विश्व का कोई भी ऐसा कोना नहीं है जहाँ पर क्राइम जीरो किया जा सकता है या हुआ है। बिहार में भी क्राइम है, हम संतुष्ट नहीं हैं। सरकार एकदम बिल्कुल तत्पर है कि किस तरह से क्राइम को और कम किया जाए, कंट्रोल किया जाए। लेकिन एक चीज़ तो तय है कि क्राइम जब होता है तो पुलिस उस पर एक्शन भी लेती है, प्रशासन चुस्ती दुरुस्ती से काम करता है, लोग पकड़े जाते हैं, जेल जाते हैं, अगर बेल होता है तो फिर ट्रायल होता है, सजा होती है। ये तो पिछले 15 साल का रिकॉर्ड सबके जनता के सामने है। और रहा सवाल प्रधानमंत्री बनाने का, प्रधानमंत्री बनाने के लिए तो 273 एमपी चाहिए ना, 273 लोकसभा सांसद चाहिए। तेजस्वी जी के पास में कितने लोकसभा सांसद हैं? हमें मेरी समझ तो जीरो है, शायद एक भी नहीं है। तो जिसके पास एक भी सांसद ही ना हो तो किसी को प्रधानमंत्री बनाने का ख्वाब दिखा कैसे सकता है और देख भी कैसे सकता है? भले कहा तो सांसद वांसद जीते हैं कहीं से, इसके बाद ये सब बात करेंगे तो सुन के भी अच्छा लगेगा। अच्छा, आप लोग कोरोना वैक्सीन को लेकर के लोगों को बधाई दे रहे हैं, प्रदेश कार्यालय में भी जश्न मनाया गया, लड्डू खिलाया, जो एसडी न्यूज़ ने भी दिखाया। लेकिन यही भारत में ही कई लोग ऐसे हैं जो कोरोना वैक्सीन को ना लेने की सलाह दे रहे हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? ना लें, नहीं लेना चाहते तो ना लें, लेकिन कम से कम जिस विषय की जानकारी नहीं उस विषय पर बड़ा बड़ा कमेंट तो ना मारें। देश के हमारे वैज्ञानिकों ने दिन रात एक करके इतनी बड़ी सफलता प्राप्त की, पूरा विश्व स्तब्ध है। और हमारे वैज्ञानिक कहते हैं कि सुरक्षित है, बड़े बड़े डॉक्टर कहते हैं सुरक्षित है। कल ही मैं प्रदीप गुलेरिया जी का सुन रहा था, जो इसके एम्स दिल्ली के जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने बताया कि 110%, 200% जो है सेफ़ है। और पहले चाहते हैं कि सारे के सारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको लगाया जाए। ठीक है, हमें अगर 30 करोड़ लोगों को इनॉकुलेट करना है तो उतना तो प्रोडक्शन भी हुआ नहीं है, और जो भी बना रहे हैं वो बाहर से भी ऑर्डर ले रहे हैं। तो निश्चित रूप से शुरू में 3 करोड़ का टारगेट पकड़ा जा रहा है, तो 3 करोड़ में प्राथमिकता से जो 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 हेल्थ वर्कर हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर जो हैं, जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, उनको पहले टारगेट किया जा रहा है। और ऐसे भी उनका नंबर नहीं आने वाला है। जो लोग खा रहे नहीं लगाएंगे, छुप के कहीं ना कहीं नहीं लेंगे वो, लेकिन अभी वो नंबर तो आने वाला नहीं है। तो कम से कम ज्ञान तो ना बघारें। ये साइंटिस्टों का काम जो है, साइंटिस्टों पर ही छोड़ दें। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण सवाल सर, 25 से ज़्यादा किसान जो हैं वो सिंधु बॉर्डर पर अभी तक इस किसान आंदोलन में अपनी जान गंवा चुके हैं। छठी वार्ता कल हुई, कल भी वार्ता जो है वो विफल रही, सातवीं वार्ता जो है अब शुरुआत उसकी होगी। आखिर इस पे आप लोग कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा पा रहे हैं? क्यों किसानों से आप लोगों की बात नहीं बन पा रही है? क्यों हर बार वार्ता विफल हो जा रहा है? देखिए, देश बड़ा विशाल है। हम लोग इतिहास पढ़ते थे ना, तो किसी विद्वान का एक स्टेटमेंट देखने को मिला था कि इंडिया इज एन एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम। मतलब हमारा देश जो है ना, एंथ्रोपोलॉजी मतलब कई प्रकार के जीवों का, कई प्रकार के मनुष्य और सभ्यताओं का एक इतना ही बड़ा मिश्रण है कि एक म्यूजियम की तरह लगता है। तो हमारे देश में तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, कई प्रकार के धर्म भी मनाए जाते हैं, कई तरह के फेस्टिवल्स होते हैं। कृषि भी जो है वो हर राज्य में एक जैसा नहीं है। कोई राज्य है जो पूरी तरह से कृषि पर आधारित है, कोई राज्य है जहाँ पर कि जो कि कंज्यूमर स्टेट है, जैसे केरला है। केरला जो है वो अनाज इंपोर्ट करता है। पंजाब और हरियाणा जो है सो पूरे इंडिया को अनाज खिलाता है। तो अलग अलग राज्यों के अलग अलग समस्याएं हैं। लेकिन एक
चीज़ जो हमेशा शुरू से चला आ रहा था 1956-57 में, जब पिछली बार जब ये कृषि कानून में बदलाव किया गया था, उसके बाद से ही चल रहा था कि ये क्या कारण है कि अब किसान जो है मंडियों पर पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जा रहे हैं, अब मंडी उनका शोषण कर रहे हैं। तो क्या उनको विकल्प नहीं मिलना चाहिए? जैसे दूसरे जो भी उत्पाद होते हैं, वो चाहे कारखानों में बनने वाले उत्पाद हों या दूसरी सेवाएँ हों, वो हर कोई प्रोड्यूसर जो है अपना स्वतंत्र होता है कि कहाँ माल बेचेगा, किसको बेचेगा, कहाँ अपनी सेवा देगा, उसकी कीमत क्या वसूलेगा। लेकिन कृषि अब धीरे धीरे ये स्थिति हो गई थी कि सरकार अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस ना दे, भले वो सपोर्ट प्राइस बाजार के रेट से ऊंचा ही क्यों ना हो, अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस ना दे तो किसान जो है ठगा रह जाता था। तो निश्चित रूप से एक सरकार जहाँ तक समर्थन दे सकती है वहीं तक दे सकती है, कुछ उत्पादों को दे सकती है, लेकिन और कितने ऐसे उत्पाद हैं जो कि बाज़ार में अगर जाएं और बाज़ार की ज़रूरतों के हिसाब से अगर उनका उत्पादन किया जाए और एक अच्छे एक वैज्ञानिक देख रेख में अगर उत्पादन हो, तो बहुत कम मतलब कि छोटे खेत में भी और कम मेहनत करके भी और बड़ा मुनाफा किसान पा सकते हैं। इसके लिए वैकल्पिक खेती की भी ज़रूरत थी और वैकल्पिक बाजार की भी ज़रूरत थी, और ये बहुत समय से बात चल रहा था। कुछ प्रयोग जो हैं वो कुछ राज्यों में किए भी गए हैं, जैसे पंजाब में भी किए गए हैं, जहाँ के किसान अभी दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। वहाँ पर कुछ जो है सो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी हुआ, कुछ दूसरे तरह के खेती भी हुए। उस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मैं एक किसान का यूट्यूब में वीडियो देख रहा था जो केवल टमाटर की खेती करता है और वो किसी मंडी में टमाटर नहीं बेचता है, केवल सब्जी की खेती करता है और किसी बाजार में सब्जी नहीं बेचने जाता, किसी मंडी में सब्जी बेचने नहीं जाता है, और इसके बावजूद भी वो प्रसन्न है, खुश है और काफ़ी कुछ ये कर रहा है। तो जब नई तरह के तकनीक आएंगे, वैज्ञानिक सोच आएगी, नए तरह के बाजार मिलेंगे, बाजार के लोग जाके जब किसानों के बीच में बताएंगे कि ये उगाने से फ़ायदा हो सकता है, तो निश्चित रूप से किसानों की आमदनी बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा। तो इसलिए इस विकल्प की जरूरत तो थी, यही सोचकर कानून लाया भी गया। जो तीनों कानून जो है, तीनों कानून एक क्रांतिकारी सुधार की तरफ जा रहे थे। निश्चित रूप से जब कोई सुधार किया जाता है तो कुछ लोगों को तकलीफ भी होती है, उनका ऐसा परसेप्शन बनता है, लगता है कि हमारा शायद इसमें नुकसान हो जाएगा, आगे चल के शायद हम तकलीफ में आ जाएंगे। उन बातों को लोगों ने रखा तो 4 मुद्दे थे उनके। आपने सुना होगा कि जो पिछली जो बैठक हुई 4 तारीख के पहले वाली जो बैठक हुई थी 30 तारीख वाले में, 4 में से 2 मुद्दे तो सरकार ने मान भी लिए। बाकी 2 मुद्दे जो हैं वैसा है, उसके लिए भी सरकार ने दिया कि यहाँ पे कमेटी बना के हम लोग देख लेते हैं और क्लॉज वाइज बात करते हैं, बिंदुवार पर चर्चा करते हैं। कल की बैठक जो फेल हुई इसलिए हुआ कि बिंदुवार चर्चा नहीं हुई। तो अब जो 8 तारीख का तय जो हुआ है, जो मेरे पास में जो जानकारी है कि अब सुलझ जाएगा। सरकार जो वार्ता कर रही है, किसान जो वार्ता के लिए आ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो जैसे आगे बढ़ेंगे तो दोनों तरफ रियलाइजेशन होगा। सरकार भी समझ पाएगी किसानों को आखिर किस बात से विशेष आपत्ति है, और किसान भी समझ पाएंगे कि कौन सी बात जो है उनको समझ में चूक हुई है, उनके असल में पक्ष में था लेकिन वो समझ नहीं पाए थे। तो इस तरह की बातें जो हैं वो धीरे धीरे जैसे जैसे वार्ता आगे बढ़ी है, सुधार हुआ है। और निश्चित रूप से जिस कड़ाके की ठंड पड़ रही है, रिकॉर्ड तोड़ सर्दी पड़ रही है दिल्ली उसके आसपास, उसमें हमारे अन्नदाता जब वहाँ आकर सड़कों पर बैठे हैं, हालांकि काफ़ी व्यवस्था समाजसेवी संस्थाओं ने भी की है, उन्होंने स्वयं भी की है। खास करके जानते हैं कि सिख समुदाय तो लंगर और के लिए तो मैंने जाना जाता है, वो तो अन्नदाता ऐसे भी हैं। तो काफ़ी कुछ व्यवस्था की गई है। इसके बावजूद इस तरह के मौसम में जब सड़क पर रहेंगे तो नुकसान तो होगा। बड़ा दुख है कि इसमें कुछ हमारे किसान भाई जो है असमय स्वर्ग सिधारे हैं। इसलिए इस आंदोलन का तुरंत जल्दी से जल्दी हल निकालना, समाधान होना अति आवश्यक है। सरकार इसके बारे में बहुत ही संवेदनशील है। अगर कुछ देरी हुई है तो कुछ दोनों तरफ से हठधर्मिता हुई है, लेकिन हठधर्मिता जो किसानों के आंदोलन में जो आया वो कुछ अवांछित तत्वों के प्रवेश कर जाने के चलते हुआ। अब देखें कुछ ऐसे ऐसे नेता उभर के आ गए हैं जिनको किसानी से कोई नाता नहीं है, और उन लोगों ने भी कुछ जो है सो हठधर्मिता को जो है हवा दिया। तो ठीक है, अब तो देर आए दुरुस्त आए। मुझे लग रहा है कि अब कुछ दिनों के अंदर ही जो है सो इसका समाधान निकल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया मुझे बोलने का, इसके लिए भी धन्यवाद सर। तो साफ तौर पर इस वक्त आप भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और एमएलसी सच्चिदानंद राय की बातों को सुन रहे थे। तमाम मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की और जिस तरह से तेजस्वी यादव पर जोरदार निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि पहले वो अपना घर बचाए, उसके बाद वो हमारे घर यानी कि एनडीए और नीतीश कुमार के घर के बारे में सोचे। अपने सहयोगी राजेश कुमार के साथ मैं देवाशीष कुमार, TSG न्यूज़, पटना।